कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th जीव विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है क्या, जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए हम समझते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बिना टाइम गंवाए ही समझेंगे इस चैप्टर को, बिल्कुल अच्छी भली बात, बिल्कुल जैसे ना फैमिलर भाषा, भोजपुरिया भाषा, उसमें देखिए कैसे जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए हम समझते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एक जीव जो होता है वो एक्चुअली में है क्या। जीव क्या है? तो जीव का मतलब क्या होता है, जिसमें जान होती है उसको क्या कहा जाता है, जीव, है कि ना। जैसे आप लोग बैठे हो एकदम राक्षस के जैसे, तो क्या हो, जीव हो। जैसे रावण थे तो वो क्या है, जीव है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली मानव, ये लोग क्या है, जीव है। तो जिसमें जान होती है उनमें उनको क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है। या तो सजीव कहा जाता है या तो उनको कहा जाता है लिविंग, समझे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जीव जो होता है अगर एक ही कोशिका से उसका निर्माण हुआ है तो उसको एक कोशिकीय कहेंगे, और अगर अनेक कोशिका से निर्माण हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय या द्विकोशिकीय, समझे। अब आगे हम समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर को जानने के लिए सबसे पहले हमारे पास हेडिंग होगी, किसी जीव के अगर बारे में हमको जानना है तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग होगी, हम उसके बाद उसके पास जाएंगे और जाके उससे पूछेंगे भैया क्या हाल चाल है। तो उससे पूछने के लिए उसके जीवन अवधि के बारे में जानना पड़ेगा कि किसी जीव के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो कितने वर्ष जी रहा है, पहले उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग होगी क्या, जीवन अवधि। क्या हेडिंग होगी, जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या होती है, तो किसी जीव के जन्म से, जब से एक जीव का जन्म होता है और जब तक मर नहीं जाता है तब तक का उसके बीच का जो समय होता है, कहने का मतलब यहाँ पे जन्म हुआ और यहाँ पे मर गया, तो उस जीव की जीवन अवधि हो गई, समझे। अब देखिए लिखना क्या है, लिखना है किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। अब देखिए जीव की जीवन अवधि क्या है, लिखा है किसी जीव के कब से, जन्म से लेकर उसकी कौन सी मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं, समझे। फिर उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, कुछ जीवों के बारे में देखना है और उस जीव की जीवन अवधि समझना है। तो जैसे हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं धान गेहूं। देखे होंगे धान को हम सबसे पहले ले लेते हैं। धान जो होता है वो कितने वर्ष तक जीता है, बताइए कितने वर्ष तक। तो सिर्फ और सिर्फ वर्ष ना, महीना में जीता है वो, कितने, 3 से 4 महीना। एक आध पक्षी का नाम ले लेते हैं, जैसे क्या हुआ, कौवा, क्या हुआ, कौवा होता है, ठीक है। तो कौवा जो होता है कितने वर्ष जीता है, 15 वर्ष। कितने वर्ष, 15 वर्ष। आगे ले लेते जैसे तोता, किसको लिया, तोता। तोता की जो जीवन अवधि वो कितनी है, 140 वर्ष। फिर हम बात करते हैं, जैसे आप देखे होंगे घड़ियाल, मगरमच्छ, इसकी जो जीवन अवधि वो कितनी है, 60 वर्ष। कितने वर्ष, 60 वर्ष। कछुआ, क्या, कछुआ जो होता है इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, 100 से 150 वर्ष। कितने वर्ष, 100 से 150 वर्ष। तो इस तरह से आप जीव को याद रखेंगे और उसकी जीवन अवधि को याद रखेंगे, समझ ना। अब देखिए ये जीव और जीवन अवधि थी। अगली हमारे पास हेडिंग होगी, ये जो जीव है उनमें जनन कैसे होता है। तो अगली हेडिंग हमारे पास होगी क्या, जनन। आइए देखते हैं जनन। तो अगर जनन को देखा जाए तो हेडिंग हमारे पास क्या है, जनन, या तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो हम इसको डायरेक्ट समझ लेते हैं, एक लाइन में समझते हैं कि जनन क्या होता है। तो भैया एक आदमी को नए बच्चे का निर्माण हो जाए,
आदमी के बीच कौन आ जाए, नया बच्चा आ जाए, उसको कहते हैं क्या, जनन। कहने का मतलब है अपने समान नई संतान की उत्पत्ति ही क्या है, जनन। जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई आ गया बच्चा, तो क्या है, जनन की क्रिया हो गई। समझे? आइए देखते हैं जनन है क्या। तो लिखा है जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन कैसी प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया। तो हम समझते चलते हैं, पॉइंटों को समझते चलते हैं, ये जैविक प्रक्रिया होता क्या है। जैसे एक जीव है, उसमें श्वसन होगा, सांस लेंगे देंगे, लेंगे देंगे कि ना लेंगे, समझे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा क्या, पाचन। पाचन का मतलब है क्या, खाया और पचाया। तो क्या हो गया, पाचन, जैसे हम खा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें श्वसन, पाचन, श्वसन, दहन, उत्सर्जन। दहन की बात करें, जैसे शरीर में खून का दौड़ना दहन हो गया, मतलब ट्रांसपोर्ट। उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया, शरीर से बेकार चीजों का बाहर निकलना कहलाता है क्या, उत्सर्जन। आइए हम इसको समझते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं, जैसे खाना खाया पचाया, सांस लिया और दिया, खून को दौड़ाया, फिर उसके बाद उत्सर्जन किया, जैसे यूरिन, यूरिन मतलब पेशाब, पेशाब को बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया, उत्सर्जन। समझे? तो जैविक प्रक्रिया, जिस ऐसे जीव जिसमें जैविक प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं क्या, उसमें जनन की क्रिया होती है। तो आइए लिखते हैं पूरा। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करता है। मतलब जनन आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जनन क्या है, अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करना ही जनन है। जनन जैविक प्रक्रिया है। अब आइए देखते हैं जनन के प्रकार। किसके प्रकार, जनन के प्रकार। तो अगर जनन के प्रकार की बात करें तो इसको लिखा जाता है अंग्रेजी में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आइए हम जनन को समझते हैं, प्रकार को समझते हैं। तो जनन के कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक तो होता है लैंगिक जनन। कौन सा जनन, लैंगिक जनन। और दूसरा होता है कौन सा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अगर हम बात करें तो लैंगिक को कहा जाता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ना है, लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन को हम समझते हैं और अलैंगिक जनन को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट हम समझते हैं किसको, लैंगिक जनन को। किसको समझते हैं, लैंगिक जनन को। तो इस तरह समझने से बेटर है आप आइए 1 मिनट में समझाते हैं जनन के बारे में। तो यहाँ जनन दिया है, ऐसे 2 लाइन बनाते हैं, समझ ना। एक तरफ लिखते हैं किसको, लैंगिक जनन, और दूसरी तरफ लिखते हैं किसको, अलैंगिक जनन। समझे? अगर हम बात करें अलैंगिक जनन को तो इसको कहा जाता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, और इसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, ऐसे जीव हमने गोले में क्या किया है, सेक्स को गोला में बंद कर दिया है। ऐसे जीव जिसके बीच में सेक्स की क्रिया होती है उन जीवों को कहा जाता है क्या, लैंगिक जनन। हाँ लड़कियों, ऐसे जीव जिसमें सेक्स की क्रिया होती है उनमें कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। जैसे एक ठो हस्बैंड और एक ठो वाइफ के बीच में जो क्रिया होती है वो कौन सा जनन है, लैंगिक जनन। अब देखिए इधर अलैंगिक क्या है, अलैंगिक में हमने ए को गोले में बंद किया अलग और सेक्स को भी अलग गोले में बंद किया। तो अलैंगिक क्या है, ए फॉर एब्सेंट और सेक्स की क्रिया। मतलब कहने का ऐसे जीव जिसमें सेक्स की क्रिया ही क्या हो, एब्सेंट हो, उसको कहा जाता है अलैंगिक जनन। तो देखिए इसमें देखिए जरा लैंगिक जनन क्या है, इसमें 2 विपरीत, किसकी, 2 विपरीत जनकों की
आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है किसमें? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसमें? महिला और पुरुष के बीच में होता है, कोई मेल या कोई फीमेल हो तो उसके बीच में कौन सा होगा? लैंगिक जनन। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, इनमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। ठीक। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है, इसमें एकल जनक, कौन से जनक? एकल जनक की आवश्यकता होती है। एकल जनक का मतलब जैसे क्या? जैसे हो गया अमीबा, क्या है? एकल जनक की आवश्यकता होती है। अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ और यूग्लिना। तो कहने का मतलब है, ऐसे जीव जिसमें एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो जाए उसमें कौन सा जनन होगा? अलैंगिक जनन। और ऐसे जीव जिसमें दो लोगों से ही नए बच्चे का निर्माण हो उसमें कौन जनन होगा? लैंगिक जनन। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं लैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में? लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लैंगिक जनन, जैसे मान लीजिए एक तो नर है, दूसरा क्या है? मादा। नर जो होता है उसको कहते हैं मेल, मादा को क्या कहा जाता है? फीमेल। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। और इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 46। इनको कहा जाता है द्विगुणित। इनको भी कहा जाता है क्या? द्विगुणित। नर जो होते हैं जब कितने? 12 से 13 वर्ष के होते हैं। कितने वर्ष के? 12 से 13। तो इस अवस्था को कहा जाता है यौनारंभ। क्या कहा जाता है? यौनारंभ। अब देखिए इस दौरान पुरुष में क्या आता है? नर जो है उसमें क्या आएगा? वीर्य। वीर्य को कहा जाता है क्या? सेमन। क्या कहा जाता है? सेमन। और उस सेमन में क्या होगा? शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु। अब देखिए जो नर है वो 12 से 13 वर्ष में जब उसकी यौनावस्था होती है तो उसमें वीर्य का निर्माण होता है, और वीर्य में कौन होता है? शुक्राणु होता है। और वो कब होगा? जब ये 12 से 13 वर्ष की अवस्था आएगी और होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सी विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। और 2n से क्या हो जाएंगे? यन। वैसे बिल्कुल सेम महिलाओं में ऐसे ही होता है। जैसे इनमें क्या है? 12 से 13 वर्ष की जब ये हुई तो इनमें होता है क्या? मासिक चक्र। क्या होता है? मासिक चक्र। अगर हम बात करें मासिक चक्र की तो मासिक चक्र के दौरान किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। यहां भी कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए ये जो है अर्धसूत्री विभाजन, अगर बात करें तो जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ ये भी क्या हो गया? 46 के आधा 23 और 2n का आधा n। समझे? अब यही जो है महिला पुरुष के, देखिए यहाँ महिला मादा और यहाँ पुरुष नर। महिला और पुरुष के अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे। तो जब अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे तो इसको कह दिया जाएगा क्या? अंडाणु और शुक्राणु को मिलने की क्रिया को कहते हैं क्या? निषेचन, या तो इंग्लिश में कहा दिया जाता है इसको फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। जब ये क्रिया होती है तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका? युग्मनज। अब देखिए युग्मनज का जो निर्माण हुआ है वो कितना हुआ है? जैसे अगर हम बात करें 23 यहाँ 23 यहाँ तो कितना हो गया? 46। n यहाँ तो कितना हो गया? 2n। अब देखिए n 2n होता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? द्विगुणित। क्या कहा जाता है? द्विगुणित। तो कौन से युग्मनज का निर्माण हुआ? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या? जाइगोट। क्या कहा जाता है? जाइगोट। जाइगोट में होता है कौन सा? समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है और इस भ्रूण से बन जाता है क्या? शिशु।
अब देखिए समस्या ये होती है कि शिशु जो है वो कौन सा है, पुत्र है कि पुत्री है। तो आप इतना जानते हो जो नर होते हैं उनमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, यक्स वाई, और जो मादा होते हैं उसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, यक्स एक्स। तो कहने का मतलब नर में जो वीर्य बनता है, वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु करोड़ों की संख्या में होते हैं। कौन सी संख्या में, करोड़ों की संख्या में होते हैं। अब इन्हीं को शुक्राणुओं को ही कह दिया जाता है क्या, युग्मक। क्या कहा जाता है, युग्मक। और यहाँ अंडाणु जो होते हैं, इस अंडाणु को कहा जाता है क्या, अंडाणु को कह दिया जाता है युग्मक। समझे। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये युग्मक और ये युग्मक दोनों लोग मिलकर निषेचन में भाग लेते हैं, जिससे द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है। समझे। अब देखिए यहाँ पे जो नर का सिंबल है एक्स वाई, तो शुक्राणु होंगे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये कैसे होंगे, करोड़ों की संख्या में। लेकिन तो यहाँ महिला में मासिक चक्र के दौरान जो अंडाणु का निर्माण होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, एक्स ही होता है, क्योंकि महिला में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में एक अंडाणु का निर्माण होता है, और वो भी कितना, एक्स होता है। अब देखिए इसमें जो मजबूत होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ का वाई मजबूत है, तो यहाँ से वाई पहुँच गया, और इधर से क्या, इधर से ऑलरेडी एक्स ही जाएगा, तो एक्स वाई मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, किसका, पुत्र का। मतलब ये जो शिशु होगा क्या होगा, पुत्र होगा। इस प्रकार से होता है लैंगिक जनन। अब हम इसको समझते हैं, ये जो महिला मतलब महिला मतलब मादा और नर, ये जो नर और मादा है, इनमें मतलब जनन की प्रक्रिया कैसे होती, क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि हाई स्कूल में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है नर और मादा के बारे में। तो आइए यहाँ समझते हैं नर और मादा होते क्या है एक्चुअली में। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र। क्या पढ़ते हैं, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र को कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख के याद रखिएगा, क्योंकि 4 से 5 नंबर में हमेशा ही पूछा जाता है। तो आइए मादा जनन तंत्र, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो फिगर है वो किसका बना है, मादा जनन तंत्र का बना है। किसका बना है, मादा जनन तंत्र का। तो इस तरह से हम फिगर बनाएंगे। मादा जनन तंत्र के बारे में अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम होगा क्या, फिगर को ड्रा करना। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कहाँ पे क्या है, तो ये जो गोल सी संरचना दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है क्या, अंडाशय। अंडाशय से एक जुड़ा हुआ भाग होता है जिसका नाम होता है, झालर की जैसी संरचना है, जिसको कहते ही क्या, झालर ही कहते हैं। फिर इसके बाद आता है एक संरचना जिसका नाम होता है कीप, फिर उसके बाद चौड़ा सा भाग आता है तुम्बिका, फिर उसके बाद भाग आता है एक कौन सा, संकीर्ण पथ। तो इस प्रकार इन तीनों भागों को मिलाकर किसको, संकीर्ण पथ, तुम्बिका और कीप को मिलाकर कह दिया जाता है क्या, अंडवाहिनी। क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी, या तो इसको कहते हैं फैलोपियन नलिका। क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका भी नाम से जानते हैं, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी, बात एक ही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है, गर्भाशय। कहने का मतलब ये जो पूरा संरचना है, पूरी संरचना जो दिख रही हो क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय में अगर देखा जाए तो कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। गर्भाशय में मेन रूप से कितने, 3 ठो अस्तर होते हैं। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ाई करते हैं कैसे। पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिए परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय, अंतः गर्भाशय। और लड़कियों शांत कहाँ है, देखो अगर देखा जाए यहाँ पे तो बात करें हम किसकी, परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय और अंतः गर्भाशय। तो महिलाओं में ये जो अंतः गर्भाशय लेयर होती है इसको कहा जाता है क्या, इंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, झालर की जैसी संरचना ऐसी बनी हुई है, ऐसी। ये इंडोमेट्रियम की लेयर टूटती है, जिसके कारण महिलाओं में क्या होता है, मासिक चक्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मासिक चक्र का। अब देखिए जब मासिक चक्र का निर्माण होता है तो उस दौरान मासिक चक्र के दौरान अंडाशय में मैसेज पहुंचता है और अंडाशय अंडाणु का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब अंडाणु का निर्माण यहाँ पे हो जाता है तो 14वें दिन अंडाणु पहुंच जाता है कहाँ, संकीर्ण पथ पर, और इधर से जाते हैं शुक्राणु, और संकीर्ण पथ पर दोनों लोग मिल जाते हैं तो होता क्या है, निषेचन। आइए हम समझते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में बिल्कुल डिटेल में लिखते हैं, हेडिंग बाय हेडिंग इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें हेडिंग होगी अंडाशय। कौन सी हेडिंग होगी, अंडाशय।
अंडाशय को कहा जाता है क्या? ओवरी। अब अगर देखा जाए तो ये गोल सी संरचना क्या है? अंडाशय। अंडाशय जो है कितना दिखाई दे रहा है? अगर हम बात करें इसमें अंडाशय को लेके, तो ये अंडाशय जो है मादा में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। कहने का मतलब मादा में कितने जोड़ी? एक जोड़ी अंडाशय, एक यहाँ और एक यहाँ। मादा में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो उदर गुहा में श्रोणि भाग के पीछे तथा वृक्कों के नीचे स्थित होता है। तो इसको देखेंगे हम, मादा में कितने जोड़ी? एक जोड़ी अंडाशय, तो एक जोड़ी को हम अंडरलाइन करेंगे। मादा में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग को अंडरलाइन करेंगे। फिर लिखा है उदर गुहा। उदर गुहा मतलब क्या होता है? पेट। उदर गुहा मतलब पेट। फिर उसके बाद लिखा है श्रोणि भाग। श्रोणि भाग मतलब नाभि से नीचे का जो भाग होता है उस भाग को कहते हैं क्या? श्रोणि भाग। फिर इसके बाद बात करें पीछे, श्रोणि भाग के पीछे तथा वृक्कों के नीचे स्थित होते हैं। वृक्क मतलब क्या? किडनी। किडनी के नीचे स्थित होते हैं। फिर हम आगे अगर बात करें तो ये जो अंडाशय जो होता है ये कैसा होता है? अंडाशय बादाम। कैसा? बादाम की आकृति का अंग होता है जो 2 सेंटीमीटर, कितना? 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, अंडाशय का आकार कैसा है? बादाम की आकृति का होता है जो 2 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है। अगर इसको देखा जाए, लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लेकिन तो जो मोटाई है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर होती है। इसमें अंडाशय में मादा हार्मोन्स, किसका? मादा हार्मोन्स का स्राव होता है। क्या होता है? मादा हार्मोन्स का स्राव होता है। और जो मादा हार्मोन्स होते हैं वो क्या है? मादा हार्मोन्स की अगर बात करें तो 2 हार्मोन्स, एक होता है क्या? प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है क्या? एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। तो इस प्रकार से हमारे पास पहली हेडिंग खत्म हुई। ये हेडिंग कौन सी थी? अंडाशय। अंडाशय क्या होता है इसके बारे में हमने आपको अच्छे से लिखा दिया। आप बिल्कुल अपने कॉपी पे इसको अच्छे से उतारेंगे। अगली हमारी पास हेडिंग होगी अंडाशय के बाद हेडिंग है क्या? अंडवाहिनी। क्या हेडिंग है? अंडवाहिनी। ठीक। अंडाशय के बाद हमारे पास अगली हेडिंग है क्या? अंडवाहिनी। तो देखिए अंडवाहिनी की अगर हम बात करें तो हेडिंग डालते हैं क्या? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। अंडवाहिनी मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ओविडक्ट, या तो इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, जिसको कहते हैं फैलोपियन नलिका। आइए देखते हैं हम क्या होता है अंडवाहिनी, क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए जरा, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका क्या है। तो यहाँ पे देखिए अंडाशय से जुड़ा हुआ है और कहाँ पे लगा है? गर्भाशय में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए कितना दिख रहा है? एक इधर और एक इधर। तो आप देखेंगे इस तरह जो संरचना बनी है तो उसमें दिखाया गया है अंडाशय से कहाँ? गर्भाशय की ओर। और कितनी है? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे मादा में एक जोड़ी, कितने जोड़ी? एक जोड़ी
अंडवाहिनी होती है, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और ये क्या होता है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। क्या करती है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। अगर देखा जाए अंडवाहिनी में, तो अंडवाहिनी में कितने 3 ठो भाग दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन से भाग हैं, संकीर्ण पथ, दूसरा भाग है तुम्बिका, क्या है, तुम्बिका, तीसरा भाग है कीप। अगर देखा जाए तो अंडवाहिनी में कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, 3 भाग, संकीर्ण पथ, तुम्बिका और कीप। तो संकीर्ण पथ जो है इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ये ऐसा पथ है जिसे हम कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पे होती है, संकीर्ण पथ पर। मतलब कहने का, इसको आप दूसरी भाषा में याद रखो, क्या, मिलन चौराहा। कहने का मतलब नर और मादा के जो अंडाणु और शुक्राणु कहाँ पे मिलते हैं, संकीर्ण पथ पर। ठीक, तो इस प्रकार हमारे पास हेडिंग थी क्या, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो कि समाप्त होती है, कितनी लंबाई होती है इसकी, 10 से 12 सेंटीमीटर, और यह एक जोड़ी होती है, और गर्भाशय को किससे, अंडाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक, फिर इसके बाद हम अगली हेडिंग पढ़ते हैं। अगली हेडिंग की अगर बात करें तो अगली हेडिंग क्या होगी, गर्भाशय। हेडिंग हमारे पास अगली है गर्भाशय। गर्भाशय को कहा जाता है इंग्लिश में यूट्रस, या तो इसको कहा जाता है वोम्ब। क्या कहा जाता है, वोम्ब मतलब होता है बच्चेदानी। अब अगर देखा जाए गर्भाशय, तो इतना जो आपको संरचना दिखाई दे रहा खाली स्पेस, ये पूरा का पूरा क्या है, गर्भाशय। तो लिखेंगे गर्भाशय उदर गुहा में आत योजनी द्वारा जुड़ा खोखला नाशपाती के आकार का अंग होता है। देखिए गर्भाशय जो है कहाँ पे, उदर गुहा में। उदर गुहा मतलब क्या, पेट। उदर गुहा में आंत योजनी द्वारा जुड़ा, मतलब आंतों के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। खोखला रहेगा तभी तो वहां पे भ्रूण का निर्माण हो पाएगा, इसीलिए क्या है, खोखला। कौन से आकार का, इस पॉइंट को याद रखिएगा, नाशपाती के आकार का अंग होता है, जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई जो होती है वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी, 3 सेंटीमीटर होती है। अगर गर्भाशय को देखा जाए तो गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर, 3 स्तर। सबसे पहला बात करेंगे तो कहा जाता है पहले वाले को परिगर्भाशय। दूसरे भाग को कहा जाता है क्या, मध्य गर्भाशय। तीसरे भाग को कहा जाता है क्या, अंतः गर्भाशय। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो गर्भाशय में कितने स्तर, 3 स्तर पाए जाते हैं, परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय और अंतः गर्भाशय। कोई बात ना, ठंडी है, अच्छे से सलियो ओढ़ लो, साल नहीं तो रजाई हो जाए लेके आएगा, रजाई लेके आया करो, ज़्यादा सही है। ठीक, क्योंकि लड़कियों को ही ज़्यादा ठंडी लगती है। सबसे ज़्यादा ठंडी किसको लगती है, लड़कियों को, है ना। हाँ कैमरा चल रहा है, सब लोग सुने तभी तो अच्छी बात होगी। तो गर्भाशय की अगर बात करें हम, तो गर्भाशय क्या है, गर्भाशय उदर गुहा में स्थित आंत योजनी द्वारा जुड़ा नाशपाती के आकार का खोखला अंग होता है, जिसकी लंबाई कितनी,
7 से 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी 5 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी 3 सेंटीमीटर होती है। तो गर्भाशय में कितने स्तर हैं 3 स्तर। परिगर्भाशय देखो यहाँ पे दिख रहा है, मध्य गर्भाशय यहाँ पे दिख रहा है, अंतः गर्भाशय यहाँ पे दिख रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास हेडिंग खत्म हुई क्या। गर्भाशय की अगली हेडिंग होगी योनि। क्या हेडिंग होगी योनि, मादा योनि। हेडिंग डालिए योनि, जिसको कहा जाता है क्या वेजाइना। क्या कहा जाता है वेजाइना, मतलब वह स्थल जहाँ पे इंटरकोर्स की क्रिया संपन्न होती है उसको कहते हैं क्या योनि, है कि नहीं। ठीक, आइए देखते हैं योनि है क्या। तो इसमें लिख के समझते हैं हम। यह मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित अत्यधिक कैसी अत्यधिक लचीली पेशीय युक्त नलिका होती है। अगर देखा जाए तो ये जो है योनि क्या है, योनि जो होती है मादा योनि स्थल जो है वह कहाँ मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित अत्यधिक लचीली पेशीय युक्त नलिका होती है। समझोगे ना, अत्यधिक लचीली पेशीय युक्त नलिका होती है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। यह मैथुन स्थल, कौन सा स्थल मैथुन स्थल कामा प्रसव मार्ग, फिर इसके बाद मासिक चक्र या तो कहा जाता है धर्म मार्ग। कहने का मतलब ये होता है कि जो योनि होती है तो योनि की अगर बात करें हम तो योनि क्या है, योनि एक ऐसा अंग है जो मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित अत्यधिक लचीली पेशी युक्त नलिका होती है जिसकी लंबाई कितनी 7 से 10 सेंटीमीटर। और ये क्या होता है मैथुन स्थल, मतलब कहने का जहाँ पे सेक्स की क्रिया इंटरकोर्स की क्रिया होती है वह स्पेस को क्या कहा जाता है मैथुन स्थल योनि। फिर इसके बाद प्रसव मार्ग का मतलब होता है जहाँ से बच्चों का निकास होता है जैसे डिलीवरी, तो उसको कहा जाता है प्रसव मार्ग, मतलब उसी के द्वारा। मासिक चक्र भी किसके द्वारा योनि के द्वारा होता है। और योनि जो होती है योनि के ऊपर एक छिद्र पाया जाता है जिसको कहा जाता है योनि छिद्र। क्या कहा जाता है योनि छिद्र, या तो इसको कहा जाता है हाइमन जो होता है, हाइमन एक पर्देनुमा संरचना होता है जो कुंवारी कन्याओं का संकेतक चिन्ह होता है, उसको कहते हैं क्या हाइमन। अब आइए अगली हमारे पास हेडिंग होगी, ये आपका पूर्ण रूप से खत्म हुआ क्या मादा जनन तंत्र, जिसमें फिगर बना के आपको लिखना पड़ेगा 4-5 हेडिंग, तब आपको 2, 4, 5, 10 नंबर मिलेगा जितने में पूछा जाएगा। ठीक, तो अगली हमारे पास हेडिंग होगी नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र पढ़ने से पहले हम मादा के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद नर जनन पढ़ते हैं। अगली हमारे पास हेडिंग होगी मासिक चक्र। क्या हेडिंग होगी मासिक चक्र। मासिक चक्र को कहा जाता है मेन स्ट्रूअल साइकिल, मतलब मासिक चक्र। और लड़के जाओ जरा मार्कर दिलीप सर से मांग लाओ, देखो लिए मासिक चक्र। आइए हम समझते हैं मासिक चक्र के बारे में जिसको कहा जाता है मेनस्ट्रुअल साइकिल। इसके कई नाम होते हैं, मासिक धर्म, रजोस्राव, आवर्त चक्र, मतलब ये सब नाम होते हैं। तो आप सिर्फ ये जानिए मासिक चक्र क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मासिक चक्र क्या होता है इसको हम लिखते हैं मादा में जनन काल से
मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है जनन, जनन का मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करना, और काल मतलब समय। कहने का मतलब एक महिला जब नई संतान की उत्पत्ति करने के एज में आ जाती है तो उस समय को कहा जाता है जनन काल। तो ये लिखा है मादा में जनन काल के प्रारंभ से मादा में जनन काल से मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है, जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। मतलब कहने का जो जनन काल होता है उसकी समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। और ये जनन काल जो होता है, जनन काल 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ लिख लीजिए, प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। कहने का मतलब है मादा में जनन काल का प्रारंभ कब से? 12 से 13 वर्ष की आयु से स्टार्ट होकर कब से कब तक होता है? देखिए यहाँ पे 12 से 13 वर्ष की आयु से स्टार्ट होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। फिर उसके बाद लिखा है निषेचन, इसी में आप लिखेंगे निषेचन ना होने की स्थिति में, जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये होता है जब महिला में निषेचन की क्रिया नहीं होती है तब उनके गर्भाशय एवं अंडाशय में एक चक्रीय परिवर्तन होता है, और उस चक्रीय परिवर्तन के दौरान मासिक चक्र का स्राव होता है। और ये जो मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र कहते हैं, ये औसतन 28 दिनों का चक्र होता है। यही बात यहाँ पे लिखेंगे, औसतन 28 दिनों का क्या होता है? चक्र होता है, जिसमें 4 से 5 दिनों तक रक्त स्राव होता है। ये आपके पास मासिक चक्र की परिभाषा लिखी हुई है, देखिए इसको जरा एक बार पढ़ते हैं हम। तो इसमें लिखा है मासिक चक्र कब होता है? अंडाशय जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है। कौन सी क्रिया ना होती है? निषेचन की स्थिति में, जब महिला में निषेचन की क्रिया नहीं संपन्न होती है तब उस दौरान गर्भाशय और अंडाशय में एक परिवर्तन होता है, जिसको कहते हैं चक्रीय परिवर्तन। उसी चक्रीय परिवर्तन को हम कह देते हैं क्या? मासिक चक्र। इसकी यह कितने दिनों की साइकिल होती है? 28 दिनों की साइकिल होती है, जिसमें 4 से 5 दिनों तक क्या होता है? रक्त का स्राव होता है। ठीक, आगे समझते हैं मासिक चक्र के बारे में। आगे समझते हैं हम। अगर बात करें मासिक चक्र के बारे में, तो जो 4 से 5 दिनों का रक्त स्राव होता है उसमें 50 से 150 ml रक्त की क्षति होती है। क्या होती है?
50 से 150 ml रक्त की क्या होती है, क्षति होती है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो मासिक चक्र के बारे में 2-3 पॉइंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है महिला में मासिक चक्र का पहली बार आना। जैसे कोई महिला है, अगर उसमें पहली बार मासिक चक्र हुआ है तो उसको हम कहेंगे रजो दर्शन। क्या कहते हैं, रजो दर्शन, या तो इसको कहा जाता है मिनॉर्ची। क्या कहते हैं, मिनॉर्ची। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है महिला में मासिक चक्र रुक कर आना या तो ना आना। अगर ऐसी महिला जिसमें मासिक चक्र ना आ रहा है या तो रुक रुक कर आ रहा है तो उस क्रिया को कहा जाता है रजोनी वृंत। क्या कहते हैं, रजोनी वृंत, या तो इसको कहते हैं ए मिनॉर्ची। क्या कहा जाता है, ए मिनॉर्ची। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे मासिक चक्र के बारे में। तीसरा पॉइंट, महिला में मासिक चक्र का दर्द के साथ चुप रहिए आना। अगर ऐसी महिला जिसमें मासिक चक्र कैसे होता है, दर्द के साथ हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिसमिनॉर्ची। क्या कहते हैं, डिसमिनॉर्ची। तो इस प्रकार महिला के मासिक चक्र का पूरी तरह से वर्णन हुआ, जो आपके सिलेबस में 2 से 3 नंबर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लीजिए ऊपर और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगली हमारे पास हेडिंग होगी मादा जनन तंत्र को लेके। जनन को लेके हमारे पास हेडिंग अगली होगी देखिए आगे हेडिंग है नर जनन तंत्र। क्या है, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र इसको कहा जाता है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास हेडिंग होगी क्या, वृषण कोष। क्या हेडिंग होगी, वृषण कोष। वृषण कोष, ये वृषण कोष होता है क्या है, तो आप इसको लिखेंगे। वृषण कोष की अगर हम बात करें तो वृषण कोष को समझिए जरा। वृषण कोष एक त्वचा का बना हुआ थैलीनुमा कोष होता है। किसका बना हुआ, त्वचा का बना हुआ थैलीनुमा कोष होता है, जिसका तापमान शरीर के तापमान से कितना होना चाहिए, 2 से कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसको हम याद रखते हैं डायरेक्ट। देखो हेडिंग क्या है, वृषण कोष। तो वृषण कोष को अगर हम देखें तो क्या लिखा है, वृषण कोष त्वचा का बना हुआ थैलीनुमा कोष होता है, जिसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और इसमें कौन पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। समझे। और इस वृषण कोष पर हेयर पाया जाता है। इसलिए हेयर पाया जाता है क्योंकि टेम्परेचर का मेंटेनेंस बनाए रहे। तो हमारे पास हेडिंग क्या है, वृषण कोष। तो त्वचा का बना हुआ एक थैलीनुमा कोष है, जिसका तापमान शरीर के तापमान से कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। शांत रहिए। अब देखिए अगली अगर हम हेडिंग की बात करें तो अगली हेडिंग हमारे पास होगी क्या, वृषण। क्या होगी, वृषण। वृषण की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है क्या, टेस्टिस। क्या कहा जाता है, टेस्टिस। ये जो टॉपिक है नर जनन तंत्र, ये हमने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। तो वृषण या टेस्टिस होता क्या है, तो हम देखें यहाँ पे वृषण जो होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये नर में एक जोड़ी पाया जाता है। कितना पाया जाता है, एक जोड़ी पाया जाता है।
जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब है यह सबसे प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो नई संतति की उत्पत्ति होगी उसमें सबसे सूक्ष्मतम जो शुक्राणु है उसका निर्माण होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, प्राथमिक लैंगिक अंग। समझे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो वृषण होता है इसका वजन जो होता है 20 से 25 ग्राम होता है। कितना होता है, 20 से 25 ग्राम। और अगर इसके रंग की बात करें तो ये कैसा होता है, गुलाबी कलर का। कैसा होता है, गुलाबी कलर का। और ये जो वृषण होता है किसमें, वृषण कोश में स्थित होता है? सुनिए, वृषण कहाँ पे, वृषण कोश में स्थित होता है। जब तक बच्चा बच्चा रहता है तब तक जो वृषण है वो वृषण कहाँ पे, किडनी में पाया जाता है। कहाँ, किडनी के नीचे, मतलब उदर गुहा में, श्रोणि भाग में, किडनी के नीचे स्थित होता है। लेकिन तो जो बच्चा पैदा करने लायक स्थिति में जाता है धीरे धीरे, तब ये वृषण कहाँ पर, वृषण कोश में आ जाते हैं। समझे। ठीक, अगली हेडिंग हमारे पास होगी क्या, अगली अगर हेडिंग की बात करें तो अगली हेडिंग होगी वृषण जालक। क्या होगा, वृषण जालक। अगर हम वृषण जालक की बात करें तो वृषण से निकली हुई एक नली, क्योंकि इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु निकलने का रास्ता होता है। तो जो पहला चौराहा, पहला रास्ता है उसका नाम होता है क्या, वृषण जालक। कहने का मतलब जाल जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं क्या, वृषण जालक। ठीक, अगली हमारे पास हेडिंग होगी, अगली हेडिंग होगी शुक्र नलिका। क्या होगी, शुक्र नलिका, जिसको कहते हैं वास डिफरेंस। मतलब ऐसी नली जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। इसी नली से होकर जो वृषण होते हैं वो बाहर की ओर आते हैं। तो ये हो गया क्या, शुक्र नली, शुक्र नलिका। फिर उसके बाद हमारे पास हेडिंग होगी क्या, मूत्र मार्ग। कौन सी हेडिंग होगी, मूत्र मार्ग। तो देखिए ये जो होता है मूत्राशय से प्रारंभ होता है मूत्र मार्ग, और कहाँ पे, ये शीशन भग होता है, शीशन भग के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। मतलब बाहर की ओर क्या होता है, स्खलित होता है। अगर इस मूत्र मार्ग की हम बात करें तो पुरुष जो होते हैं, कौन, पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। और जो महिला होती है, महिलाओं में इसकी लंबाई कितनी, 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर। समझे। पुरुषों में कितनी, 10 सेंटीमीटर, और महिलाओं में कितनी, 4 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार आप नर जनन तंत्र को आराम से सुरक्षित जाके चैनल पर वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक, आगे हमारे पास हेडिंग होगी, आगे हम पढ़ते हैं परिवार नियोजन। क्या पढ़ते हैं, परिवार नियोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप याद रखिए, तुरंत याद करिए कि परिवार नियोजन क्या होता है। अगर हम परिवार नियोजन की बात करें तो इसको कहा जाता है क्या, फैमिली प्लानिंग। क्या कहा जाता है, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को कहा जाता है क्या, परिवार नियोजन। अगर हम परिवार नियोजन की बात करें तो देखिए परिवार नियोजन को लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। अतः मानव जाति में परिवार ही जनसंख्या की इकाई होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः मानव जाति में परिवार ही जनसंख्या की इकाई है। नियोजित तरीके से संतान उत्पत्ति की दर को कम करना ही परिवार
नियोजन है। कहने का मतलब है नियोजित तरीके से संतान उत्पत्ति की दर को कम करना ही क्या है, परिवार नियोजन है। अब ये जो परिवार नियोजन है मतलब कहने का भारत द्वारा, किसके द्वारा, भारत में सन 1951 में इसके तहत एक नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। कौन सा नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। तो परिवार नियोजन क्या है, कहने का मतलब जो बच्चों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसी वृद्धि को रोक देना ही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। लिखा मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव जात में परिवार ही जनसंख्या की इकाई होता है। नियोजित तरीके से कहने का मतलब जो लड़के बच्चे 20-20, 15-15, 10-10 पैदा हो रहे हैं उसी में क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, वही कहलाएगा परिवार नियोजन। और कितना कम करना है, कितना कम करना है, हम दो हमारे दो, मतलब एक ठो मियाँ एक ठो बीबी और उनके बीच में दो, एक ठो पुत्र और एक ठो पुत्री। वो नारा कब दिया गया, सन 1951 में। अब देखेंगे परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है। परिवार नियोजन की आवश्यकता, परिवार नियोजन की आवश्यकता की अगर बात करें तो परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को देखिए क्या है। परिवार नियोजन की आवश्यकता, सबसे पहला पॉइंट, छोटा परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। दूसरा, पालन पोषण का प्रभाव। अब देखिए छोटा परिवार सुखी परिवार क्या होता है, जैसे कहने का मतलब अगर कम लोग रहेंगे, हम दो हमारे दो, क्यों, एक ठो मियाँ एक ठो बीबी और दो ठो बच्चे, तो कम खर्चे में 1 किलो दाल लाओगे तो 1 महीना खाओगे, समझ ना। तो छोटा परिवार सुखी परिवार मतलब थोड़ा थोड़ा सामान खाओगे, अच्छा अच्छा खाओगे और थोड़े कमाई में अच्छे से जी लोगे, तो वही क्या है, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर बहुत बड़ा परिवार रहा तो आधा किलो दाल लाए, दाल उसको पानी डाल के दाल ढूंढो, है कि ना। तो इसलिए छोटा परिवार कैसा, सुखी परिवार है, छोटा परिवार सुखी परिवार। दूसरा पॉइंट है क्या, पालन पोषण का प्रभाव। जैसे पालन पोषण का प्रभाव का मतलब क्या है, आपका अगर लालन पालन अच्छा हुआ रहेगा तो आप अच्छे बिहेवियर से रहोगे, अच्छे से बात करोगे, अच्छे से दूसरों का मान सम्मान करोगे, जैसे आप लोग हम लोग करते हो। तो वही लिखा है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो छोटा परिवार सुखी परिवार का मतलब कम लोगों में अच्छे से रह लेना। फिर उसके बाद पालन पोषण, जैसे पालन पोषण का मतलब मान लो 10 लड़का पैदा कर दिए, तो आज 28 महीने में पैदा हुआ है, इस साल में 2023 में, तो अगला लड़का पैदा हो जाएगा कब, 2024 में, है कि नहीं। अगर इस तरह से पैदा होगा तो साल साल में जब पैदा होगा तो हर साल में एक दूसरा जब आता रहेगा तो उसका लालन पालन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों ना हो पाएगा, क्यों ना हो पाएगा, क्योंकि मान लो 2023 में कोई आए, खो उसको खिला पिला रहे हैं, बाबू खेलो कूदो, खेल कूद रहे हैं, 2024 में आ गया, तब तक अगले बाबू क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तुम मौजो। फिर 2025 में आ गया, तब तक अगला बाबू नेका पोटा लगाएंगे, लहसुन धनिया मर्चा चुरा रहा है, जुआ खेल रहा है, समझ ना। तो उसका बिहेवियर, उसका जो बोलने का तरीका होगा बिल्कुल कैसा होगा, चेंजमेंट होगा ना। तो वही होगा क्या, पालन पोषण का प्रभाव। पालन पोषण का प्रभाव मतलब दूसरों का सम्मान करिए, अच्छा संस्कार सीखिए, वही क्या है, लालन पालन है, समझ रहे कि नहीं। अब देखिए आगे हमारे पास हेडिंग होगी क्या, जो भी हेडिंग होगी वो अगली क्लास में आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए अगर आपको, देखिए अगली जो भी हेडिंग होगी अगले क्लास में बताई जाएगी। तब तक के लिए अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।